चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर नंबर 3, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. इस चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहला टॉपिक हमको दिखता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. ऑब्जेक्टिव इज वेरी इजी. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट undesirable speculation in securities. The main objective is to prevent undesirable speculation in securities. लेकिन वो करने के लिए हम क्या करेंगे? We will regulate what? Stock exchange and trading in securities. तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है regulation of stock exchange and trading in securities to prevent undesirable speculation in securities. Superb objective. दूसरी चीज, जैसी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है हमारा दूसरा टॉपिक आता है रेगुलेशन एंड रूल्स अंडर एससीआरए. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीआरए समझ में आया. अब एससीआरए में कितने रेगुलेशन और रूल बने? 4. सबसे पहले तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, इसके अंडर बने हैं 4 रूल्स एंड रेगुलेशन. पहला आ जाता है सबसे फेमस सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957. फिर दूसरा आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018. फिर आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट regulation procedure for holding inquiry and imposing penalty rule 2005. last आता है securities contract regulation appeal to SAT rules 2000. बहुत इजी टू रिमेंबर है. ये हो गया 2 टॉपिक डन. वंडरफुल. फिर आता है हमारा तीसरा टॉपिक, ये थोड़ा परेशान भी करता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए. नॉन एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में 3 पॉइंट आ जाते हैं. सबसे पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, एनी कॉर्पोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट. अगर कोई कॉर्पोरेशन खुद के एक्ट में तो उस पर भी अप्लाई नहीं करेगा. इन सब के ऊपर हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता. इसके अलावा कोई भी ऐसी सिक्योरिटी विच इज कन्वर्टेबल, विच हैज अ राइट और वारंट, राइट और ऑप्शन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर शेयर, ऐसी सिक्योरिटी के ऊपर भी एससीआरए अप्लाई नहीं करता. और इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री may add any content contract on which SCRA will not apply. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कोई और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एससीआरए अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि उसके ऊपर भी एससीआरए अप्लाई नहीं करेगा. मान लो मन हो गया उनका कि एससीआरए शुड नॉट अप्लाई ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो वो बोल देंगे एससीआरए विल नॉट अप्लाई ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड. तो ये हो गया नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए. ठीक है, टॉपिक नंबर 3. उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 4 हमारे यहां पर, दैट इज डेफिनेशंस. पहले इंट्रोडक्शन में 4 ही टॉपिक है, चौथा टॉपिक आ रहा है डेफिनेशन. डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन आ जाती है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट. स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ए एक्चुअल पेमेंट एंड डिलीवरी टू टेक प्लेस ईदर ऑन द और ऑन द नेक्स्ट डे. If the actual payment and delivery is taking place on the same day or on the next day, this is spot delivery contract. फिर ब्रैकेट में लिखते हैं the time taken for delivery of security or money from one city to another will not be considered. और दूसरा, if the shares are held in by depository, when the depository transfers the shares from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account, ये 2 transactions के अंदर हम कहेंगे spot delivery contract. I repeat again, spot delivery contract refers to a contract which provides for a actual payment and delivery to take place either on the or on the next day. B, if the shares are held in by depository, when depository transfers the shares from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account, this is spot delivery contract. दूसरी डेफिनेशन आती है स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन में आता है स्टॉक एक्सचेंज मींस a body of individual whether incorporated or not prior to constituted before corporatization and demutualization under section 4A and 4B. तो कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच वाज फॉर्म्ड प्रायर, विच वाज क्रिएटेड प्रायर टू कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन. या फिर और स्टॉक एक्सचेंज कुड बी अ कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट whether created under the scheme of corporatization, demutualization or otherwise. और इसके बाद में मेन डेफिनेशन तो उसके बाद में आती है for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities. And this is stock exchange. Once again, stock exchange refers to a body of individual whether incorporated or not, constituted before corporatization or demutualization under 4A, 4B, or a body corporate under Companies Act, incorporated under corporatization or demutualization or otherwise.
for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities. जबरदस्त. फिर आता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज refers to a stock exchange which is recognized for the time being. बहुत ही फुद्दू डेफिनेशन. फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी refers to a security created and issued, अब ब्रैकेट इग्नोर करते हैं, by the central government or state government for the purpose of raising a public loan and having one of the forms specified in clause 2 of section 2 of Public Debt Act. ये एंड का पार्ट याद है तो बोनस है. तो what do you mean by government security? Government security refers to a security issued by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. तो आसान डेफिनेशन ये हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिफर्स टू सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. ये आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकती, ये तो होना ही चाहिए. अब इसके बीच में एक ब्रैकेट में आ जाता है वेदर बिफोर और आफ्टर दिस एक्ट, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. तो ये एक्ट आने के पहले भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, ये एक्ट आने के बाद भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है. लाइफ इज ईजी. फिर डेरिवेटिव हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे डेफिनेशन. और इसके साथ में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया. ये चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 4 ही टॉपिक आती है. अब अगर आप सोचो टॉपिक तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए ऑलरेडी. सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे एंड में लिखा होता है टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटी. उसके लिए वी विल रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज and trading in securities, contracts and securities. ठीक है. So what we'll do, we'll regulate the stock exchange, regulate the contract and securities to prevent undesirable speculation securities. ये है ऑब्जेक्टिव. फिर आता है कितने रूल्स रेगुलेशन बने? 4. सबसे पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, स्टॉक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल्स 2005, और लास्ट स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन अपील टू सैट रूल्स 2000. खत्म बात. उसके बाद में हम लोगों ने नॉन एप्लीकेबिलिटी. पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट में बना है. सेकेंड पॉइंट, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और एनी सिक्योरिटी विच हैज अ राइट और ऑप्शन टू कन्वर्ट, इस पे भी नहीं होगा. और लास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री may decide that on any contract SCRA will not apply. खत्म बात हो गई. और फिर आते हैं डेफिनेशन पे. सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है हमारी कौन सी? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट refers to a contract A in which the actual payment and delivery takes place either on the or on the next day. We will disregard the time period taken in courier. उसके बाद में second point, if the shares are handled in the form of depository, then when depository transfers the shares from one beneficial owner's account to another beneficial owner's account. Then comes the definition of stock exchange. Stock exchange means a body of individual, whether incorporated or not, constituted prior to corporatization, demutualization under 4A, 4B, or any body corporate under Companies Act, which has been created under the scheme of corporatization, demutualization, or otherwise for the purpose of assisting, controlling, regulating the business of buying, selling, dealing in securities. फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फुद्दू सी डेफिनेशन आती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फुद्दू सी डेफिनेशन आती है, और ये पार्ट ए हो जाता है खत्म. सो इजी. कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. एंड दिस इज पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन के 4 टॉपिक खत्म होता है. फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4 पे, टॉपिक नंबर 5 पे. 4 टॉपिक सोचोगे डेफिनेशन के बाद. फिर टॉपिक हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अब इसमें 2 ही टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, विच सेज द प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग रिकॉग्निशन एंड विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन. ये हमें वैसे भी आता है आराम से. प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग रिकॉग्निशन के अंदर एनी स्टॉक एक्सचेंज कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. द एप्लीकेशन शुड बी विद bylaws and rules in general with respect to your constitution, and in particular with respect to 3 things. First, governing body, ऑफिस बेरर्स, मेंबर्स. गवर्निंग बॉडी के क्वालिफिकेशन, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ऑफिस बेरर के पावर्स एंड ड्यूटीज, एंड लास्ट इज मेंबर. मेंबर का भी ऐसे है कि हु कैन बिकम मेंबर, कैन ए मेंबर बी रिमूव्ड, ये सब चीजें. ठीक है साहब, ये सब दे दिया. उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 चीजें देखेगा. वेदर द बायलॉज एंड रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर इन कन्फर्मिटी विद आवर कंडीशन. Second, whether the stock exchange is willing to comply with other condition, and third, whether it is in the interest of trade and public interest to give the recognition. If central government feels कि recognition देना चाहिए, central government will publish it in the official gazette of India and official gazette of state in which the principal office of the
स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड, कि जहां पर आपके स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस है वहां के स्टेट के ऑफिशियल गजट में भी जाएगा और इंडिया के ऑफिशियल गजट में भी आएगा कि आपको रिकॉग्निशन मिल चुका है. खत्म. Sixth topic, withdrawal of recognition. If central government is of the opinion that the recognition given should be withdrawn, then central government can give a notice. Then the stock exchange will get an opportunity of being heard, and then the central government can decide whether to take the recognition or not. If they decide to take the recognition, they have to again publish it in the official gazette. ये topic number 5 और 6 हो गया. ये इस chapter का part 2 खत्म. Chapter का part 3 तो वैसे ही आसान है. Part 3 talks about powers of SCRA. Powers of SCRA. रुक जाओ, चैप्टर पे आता हूं. तो चैप्टर के पार्ट ए इंट्रोडक्शन में ये 4 चीजें थी, हो गया. उसके बाद में रिकॉग्निशन में 2 चीजें थी, हो गया. उसके बाद में पावर्स में आती है. पावर्स की तो बात ही नहीं करनी है. सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की 2 पावर है, टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट एक्सेट्रा, टू मेक बायलॉज. सेबी के पावर पे आते हैं. पहला ही टू मेक और अमेंड बायलॉज, टू इशू डायरेक्शन, टू मेक रेगुलेशन एंड टू एडजुडिकेट. और फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर. तो पहला वहीं से लेता हूं, टू मेक और अमेंड रूल्स समझ लो, टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स. रूल्स के 2 पॉइंट हो गए. फिर सबसे पहला पॉइंट, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न और टू इशू इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरीज. उसके बाद में 3 भाई, तीनों को फेंक दो. सस्पेंड, पहले कीवर्ड बोल दो, सस्पेंड, सुपरसीड, प्रोहिबिट. अब डिटेल में बात करते हैं. पहले सुपरसीड बोलो. टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, और लास्ट आ जाता है टू इशू इम्यूनिटी. खत्म, बात कुछ है ही नहीं, खत्म. ये हो गया टॉपिक नंबर 7. फिर आता है हमारा पब्लिकेशन लिस्टिंग. अब यहीं से बात करते हैं टॉपिक नंबर 8. हम वहां नहीं जा रहे, यहीं से बात करते हैं. मेरे को पता है ये आपके लिए बहुत इजी जाता है. प्रोसीजर फॉर पब्लिकेशन लिस्टिंग. प्रोसीजर के अंदर जब भी एक कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, पहले उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू स्टॉक एक्सचेंज. फिर वो पब्लिक इशू के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट दे सकता है, पब्लिक से पैसे भी ले लिए. लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया तो इनको रिफंड करते पड़ेंगे विद इन 8 डेज. अगर 8 डे में रिफंड नहीं किया तो फिर रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. परफेक्ट, यही दे रखा है उन्होंने. फिर आता है अपील टू सैट अगेंस्ट रिजेक्शन. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस रिजेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज ने कि आपको लिस्ट नहीं कर रहे, आप सैट के पास जा सकते हैं विद इन 15 डेज. यहां पे ये वाला टाइम पीरियड याद रखना है. इसके अलावा हर जगह सैट के पास जा सकते हो विद इन 45 डेज, बट इस केस में सैट के पास जा सकते हो ओनली विद इन 15 डेज. एंड इफ यू हैव सफिशिएंट कॉज यू विल गेट अनदर 1 month. You have to make an appeal to SAT. Okay, now SAT can do 3 things: confirm, set aside, modify, vary. इनमें से कोई भी एक चीज SAT कर सकता है. SAT को जो भी करना है, SAT has to do it as expeditious as possible, but within a time period of 6 months. SAT has to endeavor to complete the entire proceeding in 6 months time. SAT का जो भी ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर की एक कॉपी जाएगी सेबी को और बाकी सारी पार्टीज को एक-एक कॉपी आएगी. अगर SAT के ऑर्डर से भी हम खुश नहीं तो हम अपील कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट विद इन टाइम पीरियड ऑफ 60 days. सफिशिएंट कॉस्ट से अनदर 60 डेज. लाइफ इज इजी. रेगुलर प्रोसीजर ऑफ अपील, ये तो हमने बोल दिया लिस्टिंग के रिजेक्शन में है. अगर नॉर्मली आप कभी भी आते हो कोई भी सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट, स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो यू कैन मेक एन अपील टू सैट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 45 days. If you have got sufficient cause, another 45 days. And same, बाकी सब सेम है. SAT can modify, set aside, vary the order. SAT कोशिश करेगा as soon as possible, expeditious as possible, but SAT के पास होगा टाइम पीरियड ऑफ 6 months. सेम, इजी पीजी. सुप्रीम कोर्ट 60 + 60 सेम. सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. फिर ये हो गया. फिर आ गए पेनल्टीज. अगर आपने एससीआरए में कुछ भी गलत काम किया तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी. यू कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ टर्म अप टू 10 years एंड यू कैन बी फाइंड अप टू 25 crore और विथ बोथ. अगर आपने किसी व्यक्ति के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, पेनल्टी को पे नहीं किया, तो आपके ऊपर लग सकता है अगेन वापस फाइन ऑफ अप टू 25 crore, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 years, बट अ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 month. इजी पीजी, ओवर, पेनल्टी खत्म. तो ये हमारा टॉपिक नंबर 11 तक भी हो गया. अब आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स और लास्ट के 4 टॉपिक. रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा सा चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लिखे थे. इसको लिखने का पर्पज ही यही था क्योंकि ये याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर इसको लिख लिया तो ये वाला चार्ट बार बार देखते रहेंगे, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा. अगर कोई भी इश्यूअर को अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करनी है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी है और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं.
डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे देने, उसमें से कुछ ये हैं: एमओए, एओए, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर ऑफ सेल अगर 5 सालों में कुछ भी किया है तो, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 5 सालों की, डिविडेंड और कैश बोनसेस अगर आपने पिछले 10 सालों में कोई भी दिए हैं तो, अग्रीमेंट देना है अपने वेंडर के साथ में, प्रमोटर के साथ में, अपने डायरेक्टर के साथ में, टेक्निकल डायरेक्टर के साथ में, जितनों के भी साथ में इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है वो देना है आपको, लिस्ट ऑफ टॉप 10 सिक्योरिटी होल्डर देना है आपको, शेयर्स डिबेंचर्स जो इशू किए अभी तक वो, प्रपोज सिक्योरिटीज टू बी इशूड, शेयर्स फॉरफीट किए, ये सब इस प्रकार की आपकी ब्रीफ हिस्ट्री कंपनी वगैरह की, ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन करके देनी है। जितने पॉइंट्स दिए उसमें से आधे भी अगर अपन नहीं याद रखे तो अपना काम हो जाता है। जब हम ये सब देते हैं, वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर कंप्लाइंग विद सर्टेन कंडीशंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंडीशंस लाइक, अब क्या है, सब कंपनी अपने अपने हिसाब से चल रही थी, लेकिन अगर उनको एक स्कूल में आना है, एक स्टॉक एक्सचेंज में आना है, तो थोड़ी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए बोला है कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफर, सबका ट्रांसफर एक जैसा होगा, कॉल इन एडवांस पे कोई एडिशनल राइट मिलने वाले नहीं है, अनक्लेम्ड डिविडेंड को आप फोरफिट नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन और राइट टू बाय शेयर्स ओनली विद जनरल मीटिंग अप्रूवल। आप किसी को भी ऑप्शन दे रहे हो शेयर्स खरीदने का तो सिर्फ शेयर होल्डर्स के जनरल मीटिंग अप्रूवल के बाद दोगे, एंड नो लीन ऑन फुली पेड अप शेयर्स। ये कंडीशंस कंप्लाइड होगी तभी आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे और वो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करेंगे। अब इस चार्ट की सबसे सुंदर बात यह है, इस ओवरव्यू की सबसे सुंदर बात यह है कि आज आप मेरे साथ रिवाइज करो और आपको लगता है कि सर सब याद आ रहा था, बस यही याद नहीं आ रहा था, तो आपको घर जाके पूरे चैप्टर को तो पढ़ना ही होगा, पर ज्यादा मेहनत करनी है पॉइंट नंबर 12। तो you always know कि my point number 12 is weak, my point number 10 is weak, so that really helps in revising the chapter। otherwise आप generalize कर देते हो, ये चैप्टर ही नहीं आता, नहीं ये चैप्टर आता है, सिर्फ पॉइंट नंबर 12 नहीं आता, तो that makes life easier for you to focus। चलो उसके बाद में आ जाते हैं हमारा 12 के बाद में 13 मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। ये तो याद ही हो चुका है, जब भी आपका कैपिटल देखा जाएगा, पोस्ट इशू कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर वो अप टू 1600 करोड़ है तो 25%, 1600 करोड़ से 4000 करोड़ है तो 400 करोड़। रुक जाओ, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एक अगर कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक उसको कितना करना ही पड़ेगा। तो अगर कंपनी की कैपिटल, पोस्ट इशू कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ऑफर प्राइस इज अप टू 1600 करोड़, 1600 करोड़ तक है उसकी कैपिटल, तो उसको 25% पब्लिक को देना ही पड़ेगा। अगर उसकी कैपिटल 1600 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच में है तो उसको 400 करोड़ पब्लिक को देना ही पड़ेगा। अगर उसकी कैपिटल 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में है तो उसको 10% पब्लिक को देना ही पड़ेगा, और अगर उसकी कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो उसको 5% पब्लिक को देना ही पड़ेगा। ये हो गया मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एट द टाइम ऑफ इशू। इसके बाद में टॉपिक आता है नेक्स्ट, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। थ्रूआउट द लाइफ ऑफ द कंपनी द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज टू बी मेंटेन्ड एट 25%. But sir, at the time of issue you said 5%, 10%, 400 crore. They have to bring in within the limit of 25% within some timeline. Up till what timeline? अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आते हो, मतलब 400 करोड़ या 10% में आते हो, तो आपको विदिन 3 years आपको लिमिट के अंदर लाना है। अगर आप कैटेगरी 4 में आते हो जहां 5% पे हो, तो विदिन 2 years आपको 10% पे लाना है और विदिन 5 years आपको 25% पे लाना है। कितना इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में सर टाइमलाइन, अगर मान लो हमारी कंपनी चल रही है 25% में आ चुकी है, हम 10 साल हो गए कंपनी को, पर इस महीने हमसे गलती से 25% से कम हो गया था, तो आपको 12 मंथ्स के अंदर 25% के अंदर लाना है। और अगर कभी भी CIRP हो रहा है और उसमें आपकी लिमिट एकदम कम हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5% से कम तो कभी आना ही नहीं चाहिए, नेवर। और अगर मान लीजिए 5% से कम नहीं, 5% से ज्यादा है, तो आपको 10% तक लाना है विदिन 12 मंथ्स, और विदिन 3 years आपको 25% के अंदर लिमिट को लेकर आना है। तो CIRP के कारण भी अगर लिमिट कम हो रही है तो 5 से कम तो अलाउड ही नहीं है, और जितनी भी कम हुई है 10 तक लेकर आना है 12 मंथ्स के अंदर, और 3 सालों के अंदर आपको लेकर आना है विदिन द रेगुलर लिमिट ऑफ 25%। खत्म। और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक जो था, दैट वाज सस्पेंशन ऑफ विड्रॉल। तो उसमें था कि स्टॉक एक्सचेंज कभी भी किसी भी सिक्योरिटी को सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड करने के पहले उनको देना होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कभी भी विड्रॉ कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं मोर देन 3 मंथ्स, तो कंपनी के पास राइट है टू अपील टू SAT। स्टॉक एक्सचेंज खुद से या SAT के ऑर्डर के बाद में उस कंपनी को वापस लिस्ट कर सकता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज इट, हो गया खत्म। एंड दिस इज द एंटायर चैप्टर। सो द ब्यूटी इज, कितनी सुंदर बात है, जिस चैप्टर को पढ़ने में हमको शायद 15 घंटे लग गए, उसको रिवाइज करने में 15 मिनट ही लगते हैं, बिकॉज वो लर्निंग कर्व बहुत जबरदस्त काम करता है। तो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस। अगर हम बीच में 2-3 लेक्चर में उड़ गए तो हम 15 मिनट में उसको कभी भी उसको कर ही नहीं पाएंगे सप्रेस, 15 मिनट में कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो पार्ट फिर हमें थोड़ा सा वेग लगेगा। तो ये जो आपने घंटों टाइम दिया है उसका ये रिवॉर्ड है कि आप इसको 15 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो, आधे घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो पूरे बैच के दौरान, पूरे लेक्चर्स के दौरान आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि पेशेंस रखना, मिस नहीं करना। मिस नहीं, हमें लगता है एक दिन मिस किया क्या हो गया,
पर वो टॉपिक अब थ्रू आउट वीक ही रहेगा। तो जिसका मिनिमम पब्लिक शेड्यूलिंग के दिन उसने लेक्चर मिस कर दिया, अब वो कुछ भी कर ले उसको ये वैसा समझ में आएगा ही नहीं जैसा आपको समझ में आ रहा है। और आपको कब 1600 ये ठीक है परफेक्ट याद है, अब आप 1 मिनट में उसको रिवाइज करते हो तो बोलते हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है, वरना ये क्या है ऐसा। तो इट इज जस्ट हैव दैट पेशेंस थ्रू आउट द बैच, अदरवाइज चैप्टर खत्म होने के लास्ट दिन हमेशा ऐसा होगा कि आपको पूरा कंठस्थ हो चुका है। आगे गुड हियर। चलो सर हमको लग रहा है हम जीत चुके हैं। एक चीज और बच जाती है अभी, जो कि आज आपको मिलेगी, आपकी अभ्यास शीट। नाउ व्हाट इज अभ्यास शीट? नाउ एवरीथिंग इज डन, बट सर बोल सकते हैं तो फायदा क्या होगा?